नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों भड़क गए दोस्तों राहुल गांधी। दे दी चेतावनी, कहा फिलहाल तमाम संपत्तियों को कराऊंगा सर्वे। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई ममता बनर्जी। कहा जैसे ही कोई धार्मिक त्यौहार आता है बीजेपी तमाम एनआईए सीबीआई ईडी को हमारे राज्य पे पीछे लगा देती है। आखिरकार क्यों दोस्तों 2024 में इंडिया गठबंधन की होने वाली है बड़ी जीत। और कैसे कंगना रनावत पर अब भड़क गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का पूरा परिवार। कंगना रनावत के बयान पर मचा है घमासान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो के जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल देश का गरीब और गरीब हो गया और पूंजीपतियों को प्रधानमंत्री ने और पूंजीपति बना दिया। दरअसल राहुल गांधी का दावा है कि फ़िलहाल तमाम लोगों की संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। जिन लोगों ने ज़ीरो से शुरू किया था आज वो करोड़ों रुपये के मालिक बन चुके हैं जो बीजेपी में हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों को अमीर किया है और जो बेचारा देश का गरीब है वो और भी गरीब होता चला जा रहा है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमेशा तीखी बहस चलती रहती है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमेशा से है, लेकिन अब की बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फ़िलहाल जो देश की स्थिति है अभी ख़ास कर महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पास कोई भी प्लान नहीं है कि वो इससे बाहर निकल सकते। राहुल ने कहा देश में सिर्फ नफ़रत फैलाई जा रही है और उस नफ़रत को हटाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। राहुल ने दावा किया है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही वो देश में तमाम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। जिन जिन के पास ज़्यादा संपत्तियाँ उन सबकी संपत्तियाँ दोस्तों जाएंगी जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने बेशर्म की हरकत, नीतीश कुमार की इस हरकत पर दोस्तों लोग आप समझिए लोग जो है उनके ऊपर दया खा रहा है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार एक जाने माने सीएम रह चुके हैं, ऐसे वैसे सीएम नहीं, कई बार वो शपथ ले चुके हैं। बिहार पे काफ़ी लंबे समय से राज कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार ने चापलूसी के अंदर प्रधानमंत्री के पैर ही छू डाले। अब आप समझिए इतना बुजुर्ग नेता दूसरे बुजुर्ग नेता के पैर छूने में लगा हुआ है और ये सिर्फ एक चापलूसी है। ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के चापलूसी के अंदर पैर छुए। तेजस्वी ने कहा कुछ तो बात होगी जो नीतीश कुमार जो है इतने नतमस्तक हो रहे हैं प्रधानमंत्री के पैर तक छू डाले। आप सोचिए दोस्तों लोगों की सोच और लोगों का जो दिमाग है वो कैसे बदल जाता है। अभी 1 से 2 महीने पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को घेरने में लगे हुए थे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन की शुरुआत भी नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला कि इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम फेस नहीं बनाएगा, नीतीश कुमार भाग निकले। यही नहीं, यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को अल्टीमेट दे दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि अगर वो बीजेपी में नहीं आए तो कल तक गिरफ्तार भी हो जाएंगे, इसीलिए नीतीश कुमार दबाव में चले गए। लेकिन आपको बताते चले अब नीतीश कुमार बीजेपी के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आ रहा है। कभी वो पैर छूते हैं तो कभी कुछ करते हैं। यही कारण है जो लगातार बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर भड़क गई है। तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती कि वो पैर छूना, और आप समझिए ये चीज़ एक अजीब सी ही लगती है। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। ममता बनर्जी बोली भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है। अब फिर से जो है दरअसल आपको बताते चले जब भी कोई धार्मिक चीज़ आती है तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो देश में दंगे फैलवाती है या फिर हिंदू मुसलमान करती है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि रामनवमी फिर आ रही है, आप देखेंगे कि चॉकलेट बम भी फूटेगा तो एनआईए आ जाएगी यहाँ पर। क्या एनआईए के पास कोई अधिकार है? एनआईए सीबीआई बीजेपी के भाई हैं और ईडी इनकम टैक्स पैसा हड़पने वाले हैं। वह डरते हैं भाजपा जो कहती है कि ऐसा करो, इसीलिए वो देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं।
पार्टी नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। जब लोग विरोध करते हैं तो जो है यहाँ पर न्याय के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधी रात को महिलाओं के घर में घुसी पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि फिलहाल सिंगूर नदी ग्राम में कई लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर गंदी हरकतें की मां बहनों के साथ। उन्होंने कहा कि जब इसका विरोध किया गया तो उनके खिलाफ ही लाल डायरी दर्ज कर दी गई। तो ये चीज़ें ममता बनर्जी ने एक तरीके से आरोप लगाया बीजेपी पर कि अगर यहाँ पर एक चॉकलेट बम तक फूटता है तो एनआईए आ जाती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर सरकार को दबाने की, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ये आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि बंगाल में ये सब कुछ किया जा रहा है। फ़िलहाल दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ है कि बंगाल में तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हैं ममता बनर्जी। और ये चीज़ साफ दिखाई भी दे रही है कि ममता बनर्जी का सीधा सा एक दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर काफ़ी भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश ने मुख्तार अंसारी के घर पहुँचते से ही दोस्तों जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ हमला बोल दिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर भड़ास निकालते हुए कहा कि क्या जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है वो सही हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की छवि को बिगाड़ा गया और जानबूझकर उनको एक गैंगस्टर के तौर पर पेश किया गया, जबकि मुख्तार अंसारी दोस्तों जिन लोगों के लिए करते थे वो उनको अपना मसीहा मानते थे, गरीब। आपने देखा कैसे मुख्तार अंसारी के जो जनाजा था उसमें भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है कि ये गैंगस्टर था। क्या आपने मुख्तार अंसारी को कभी खूंखार तरीके से देखा? किसी नहीं देखा। हमेशा लोग ये जानते थे कि मुख्तार अंसारी दोस्तों लोगों की मदद करते थे। यही नहीं दोस्तों, ये तक कहा जाता है कि जो पुलिस वाले गलत व्यवहार करते थे गरीबों के साथ, उनको भी सबक सिखाने का काम किया मुख्तार अंसारी ने। इसीलिए लोग उनसे जलते थे और उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे थे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या मुख्तार अंसारी को जेल में सच में जहर दिया गया? तो दोस्तों इसका जवाब भी सुन लीजिए। आरोप अब तक यही लग रहा है कि हाँ, जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था, क्योंकि ख़ुद मुख्तार अंसारी ने इस बात का जिक्र किया था दोस्तों। उन्होंने ही ये कहा था कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है जो धीरे धीरे कर कर असर दिखाता है। और ये बात साबित भी हो गई जब मुख्तार अंसारी की जान गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यही कहा कि भैया उनके हार्ट अटैक से जान गई है, लेकिन एक व्यक्ति दोस्तों जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, उसे अचानक से खाना खाकर ऐसा महसूस होने लगता था कि वो कमज़ोर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये कितनी बड़ी साजिश थी। और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अभी दोस्तों मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, उनको भी ईडी ने गिरफ़्तार कर रखा है और वो भी उत्तर प्रदेश की जेल में लंबे समय से बने। आज़म खान भी बने, आज़म खान के बेटे भी बने। कल को ऐसा ना हो कि इनको भी एक एक कर कर ये आरोप लग रहा है कि मार दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से गेम हुआ पलटने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के लिए संजय सिंह ने भी कर दिया दोस्तों चुनावी प्रचार शुरू। दरअसल आपको बताते चले लोकसभा की तमाम सीटों को लेकर प्रचार प्रसार शुरू है। ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने जो कहा है कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जिताना है, 4 वो जो आम आदमी पार्टी के पास हैं और 3 वो जो कांग्रेस के पास हैं, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन है दोस्तों। संजय सिंह ने अपने साथ साथ कांग्रेस की 3 सीटों का भी प्रचार कर दिया। यही नहीं, संजय सिंह ने साफ कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को जिताओ ताकि इंडिया गठबंधन तुम्हें मजबूती से सपोर्ट कर सके। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी जब प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि अगर हर गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान भी होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, हर गांव में जो है अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान का कोई काम नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों जो है यहाँ पर कंगना रनावत ने बुरा फंसा दिया है बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले कंगना रनावत के एक बयान ने बीजेपी को ऐसा बुरा फंसाया है कि अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कंगना रनावत जैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए था लोकसभा का। आपको बताता चलूँ, कंगना रनावत को हिमाचल से टिकट दिया गया है। ऐसे में कंगना रनावत ने भी हाल ही में अपना एक बयान दिया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जो है यहाँ पर दोस्तों वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऐसे में आपको बताते चले, जबकि सब जानते हैं कि देश के पहले
प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के चाचा नेहरू थे। चाचा नेहरू इस देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन आपको बता दें, कंगना रनावत ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर बता दिया, जिसके बाद अब सुभाष चंद्र बोस के जो पोते हैं उन्होंने कंगना रनावत पर भड़ास निकाली है। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस के पोते ने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब पूरा का पूरा जो परिवार है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का, वो कंगना रनावत और बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतिहास के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, जो अपनी अभी तो बातों में ही कर रहे हैं, वो तो ये तक कहते हैं कि इतिहास में बहुत सी चीज़ें जो छूट गई हैं। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह के आए दिन के बयान, वो हमेशा यही कहते हैं कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हुई हैं। मानो अमित शाह ना हो, इतिहासकार हो। भैया अमित शाह को कैसे पता कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं? जो इतिहासकार थे दोस्तों उस ज़माने के बड़े बड़े, उन्होंने देश का इतिहास लिखा है, और आप कहते हो कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि गाड़ी तो मैंने ली है लेकिन चलाना गृह मंत्री अमित शाह रहे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन की टीम है तैयार, एक बार फिर से एक साथ प्रचार करने वाली है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन ज़ोरदार तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर है। इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि वह आने वाले चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात देती हुई नजर आएगी। इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही नारा है दोस्तों, किसी भी तरीके से बीजेपी को चुनाव में हराना है। सीधी सी बात है, देश का लोकतंत्र अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना है। अब ये इस देश का नया नारा है, और इस देश के नए नारे के साथ दोस्तों पूरे देश की जनता चलना चाहती है। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों, और फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक बन चुकी है। दोस्तों जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करें, जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो देश के लिए न सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि इस पूरे समाज के लिए भी ख़तरनाक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देश में लोगों के दिलों में हिंदू मुसलमान करना या फिर दोस्तों नफ़रतें भरना, ये चीज़ें हमारे देश के लिए नहीं बनी है। हम लोग दोस्तों एक ही देश में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। भाईचारा हमेशा रहेगा दोस्तों, और ये कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं भी होंगे राजनीति में दोस्तों, तब भी भाईचारा रहेगा। प्रधानमंत्री कितनी ही कोशिश कर लें, वो इस देश के भाईचारे को नहीं ख़त्म कर सकते दोस्तों, क्योंकि दुनिया ही भाईचारे से चल रही है। आप समझिए, कभी भी आप कहीं सामान लेने जाते हैं, ये नहीं पूछते हैं आप कि है ये हिंदू है या मुसलमान है, सामान लेकर आते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम अपने कई दोस्त बनाते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, सब धर्म के लोग होते हैं। हमारे दोस्त तो हम खुद चुनते हैं। आप समझिए, हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने दोस्त, अपने लोगों को खुद चुन सकता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही तो प्यार है हम लोग का कि हम हर एक के त्यौहार में शामिल होते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत बोले बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता से बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। दरअसल आपको बताते चले, अब आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए हैं दोस्तों संजय रावत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो लोकतंत्र से अब बाहर जाने वाली है। आपको बताते चलें, दरअसल संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी, और इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज देश में बदहाली, बेरोज़गारी और महंगाई है, और जनता एक नया विकल्प चाहती है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कांग्रेस के ज़माने की महंगाई सबने देखी है, और बीजेपी के ज़माने की महंगाई सबने देखी है। जो लोग 74 रुपये या 70 रुपये पर गला फाड़ते थे, आज पेट्रोल के दाम क्या हैं दोस्तों, 120 रुपये के पार है। एलपीजी के दाम जो है 1200 रुपये के पार हो चुके हैं, और ये चीज़ें बढ़ती ही चली जानी है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। देश में महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, लोगों की आमदनी उल्टी कम हो रही है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे कि वो देश में महंगाई, गरीबी या बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को दूर कर सके। और जब तक दोस्तों ये मुद्दे दूर नहीं हो सकते, तब तक आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल देश में महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने एक तरीके से पकड़ रखा है देश की जनता को। और इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि फ़िलहाल देश से इन तमाम मुद्दों को
हटाना चाहिए। ख़ास करके जो महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज देश की जनता इन चीज़ों से परेशान है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश की स्थिति इस वक्त क्या है, किस उससे मुश्किलों से देश गुज़र रहा है, और तमाम चीज़ें हैं दोस्तों जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ास कर दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के बीच में छिड़ गई है जंग। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, जिसको लेकर ओवैसी भड़के हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी ने ही देश में नफ़रत फैलाई है, वही लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं जो नफ़रत करते हैं। आपको बता दें, दरअसल ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुँचे थे, उसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और ब्लैंक कॉल्स भी आए, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी ने जमकर भड़ास निकाली। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद ओवैसी बोले कि फ़िलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने इस देश में नफ़रत फैलाई है और इस नफ़रत को ख़त्म करना ही होगा। आपको बताते चले, ओवैसी के इस बयान के बाद से ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दे हैं और बीजेपी इन मुद्दों पर घिरी हुई है। लेकिन एक चीज़ ये भी साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश की परिस्थितियाँ तमाम बदली हुई हैं, और इस देश में दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात होना चाहिए। तो कम से कम हम इस मुद्दे पर तो दोस्तों बात करेंगे ही। सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार चाहे जो करे, लेकिन हम अपनी तरफ से दोस्तों ये साफ कह चुके हैं कि फ़िलहाल सरकार पूरी तरीके से फ़ेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के मुद्दों से भागती है, और ये बात कई बार मैंने साबित की है, कई बार आपको बताई है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, देश को किस तरीके से तोड़ना है और कैसे देश की परिस्थितियाँ बिगाड़नी है। ये आपको अच्छे से पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी में मच गया घमासान। दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता छोड़ेंगे पार्टी। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल मामला कुछ गड़बड़ा गया है। निर्मला सीतारामन के पति के बयान के बाद ही बीजेपी में घमासान मच गया। आपको बताते चलें, एक तरफ निर्मला सीतारामन बीजेपी की वित्त मंत्री हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री हैं, देश का बजट वही पेश करती हैं। ऐसे में निर्मला सीतारामन बीजेपी के तारीफ में कसीदे भी पढ़ती रहती हैं। लेकिन दोस्तों अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। निर्मला सीतारामन के जो पति हैं दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के ऊपर ही निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार वापस आती है तो 2029 में चुनाव होगा ही नहीं। फ़िलहाल जो देश का नक्शा और देश का संविधान है वह पूरी तरह बदल जाएगा। आजकल आप जो बातें सुनते हैं कि इसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इस तरह की बातें आप जो है लाल किले से, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल खुलेआम सुनेंगे। 2029 तक इस तरह की बातें कोई चुप कर नहीं बल्कि खुले तौर पर कहेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ख़ास कर क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा कि ये बातें जो आज छुप कर की जाती हैं, इसे पाकिस्तान जाना चाहिए, इसे पाकिस्तान, ये 2029 तक खुलेआम ये लोग लाल किले से भी कहेंगे। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि फ़िलहाल मणिपुर और लद्दाख जैसी स्थिति पूरे देश में हो जाएगी। आपको बताते चले, निर्मला सीतारमण के जो पति हैं वो एक अर्थशास्त्री हैं, और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री पर भड़ास निकाल दी है। और ये साफ कि आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को इस देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया था। और निर्मला सीतारमण खुद बीजेपी की वित्त मंत्री हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि उनके अंदर ना सिर्फ सच्चाई है बल्कि दोस्तों किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके की हिम्मत चाहिए सब कुछ खुलासा करने के लिए, वो हिम्मत निर्मला सीतारमण में नहीं, लेकिन उनके पति में ज़रूर है दोस्तों, उनके हस्बैंड में। क्योंकि निर्मला सीतारमण तो अपनी सरकार का बखान करती रहती हैं, जबकि ख़ुद भी जानती हैं कि मोदी सरकार ने पूरी तरीके से 10 साल में फ़ेल हो चुकी है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब